तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जिना बारिश में बहुत देर खड़ी थी और जब ली की कार वहाँ पर आई तो वो बेहोश पड़ी होती है। पर जब ली उसे उठाता है ना तो एक पल के लिए वो ली का चेहरा देख लेती है एंड इस पार्ट में ली उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी ओर दोस्तों एंड्रयू और जॉन भी ना जिना को ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत देर से एंड्रयू का कॉल नहीं उठा रही थी। जॉन कहता है कहीं उस जेजे ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया, वो तो उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है, चलो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। इतने में दोस्तों जिना के नंबर से एंड्रयू को आता है कॉल तो वो तुरंत पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन फोन पर ली बात करता है और कहता है कि देखिए ये लड़की सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी, उसके फोन पर तुम्हारे कई मिस्ड कॉल्स थे, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम हॉस्पिटल आ जाओ। ये कहकर दोस्तों वो एंड्रयू को हॉस्पिटल का पता दे देता है। एंड्रयू भी तुरंत उस हॉस्पिटल के लिए निकलता है। उसे बड़ी घबराहट होती है कहीं ली को जिना के बारे में पता न चल जाए। इसके बाद एंड्रयू और जॉन वहाँ से चले जाते हैं और पहुँचते हैं हॉस्पिटल। तब इनकी टीममेट बताती है कि डॉक्टर जिना का चेकअप करके गए हैं और कह रहे हैं कि जिना को बहुत तेज बुखार है, ये गहरी नींद में है, इसलिए कल तक ठीक हो जाएगी। तो जॉन उस लड़के से कहता है कि कोई बात नहीं, एंड्रयू उसकी देखभाल कर लेगा, तुम चलो मेरे साथ। कहकर वो दोस्तों जबरदस्ती उसे पकड़कर बाहर लेकर जाता है। एंड्रयू बहुत देर जिना के पास बैठा होता है। सुबह जब जिना जागती है तो एंड्रयू उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा सो रहा होता है। जिना को कल रात की सारी बातें याद आ जाती है जब उसने ली को देखा था और फिर बारिश में वो बेहोश हो गई थी, तब भी ली उसके पास था, ये सब उसको याद है। इतने में एंड्रयू भी उठ जाता है। जिना पूछती है ये बताओ मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। एंड्रयू कहता है तुम्हें बेहोश पड़ी देखकर किसी ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया और फिर मुझे कॉल करके इन्फॉर्म किया था। तभी दोस्तों जॉन आता है और एंड्रयू से कहता है कि अच्छा हुआ कल रात तुम जिना के साथ ही रहे, वैसे तुम्हें कोई जरूरी मीटिंग में जाना था ना, तो एक काम करो तुम जाओ, मैं जिना के पास रुकता हूँ। एंड्रयू भी चला जाता है दोस्तों। अब जिना कहती है मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ पर ली लेकर आया था, पर कहाँ दोस्तों। मोजो कहता है कि अरे तुम्हें सपना आया था क्या, ली कैसे आ गया यहाँ पर, ली तो मर चुका है, तुम्हें क्या लगता है वो बार बार जिंदा होकर वापस आएगा। अरे नहीं रे दोस्तों। बाहर से एंड्रयू उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो रियलाइज करता है कि जिना को भी ली के बारे में पता चल चुका है। अब सिंडी को दिखाते हैं तो वो अपने असिस्टेंट को एक लेटर देकर कहती है इसमें मेरे और चैंग की डेटिंग शेड्यूल है, जाकर उसको दे दो, अगर वो डेट पर नहीं आया तो मैं उसको मार डालूंगी इस बार। असिस्टेंट ग्रे को लेटर देता है और वो ली को लेटर देता है, पर दोस्तों ली उसे फाड़ देता है कि मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन बाहर सिंडी उसको रोककर कहती है कि तुम्हें मुझे डेट करने से इतना डर क्यों लगता है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी खूबसूरती से डर लगता है, तुम्हें डर है कि कहीं तुम मुझसे प्यार न कर बैठो। पर दोस्तों ली जरा भी मजाक या रोमांटिक मूड में नहीं होता, वो उसको डांट कर निकल जाता है। असल में उसे अमेरिकन इन्वेस्टर्स की एक मीटिंग में जाना है। सिंडी दरवाजा खोलकर वहाँ भी आकर ली से वही सब कुछ पूछने लगती है कि तुम मुझे डेट क्यों नहीं कर रहे, और इन्वेस्टर्स तो हंसने लग जाते हैं कि ये कौन है भाई। तब ली उनको इस तरह से इशारा करता है कि ये लड़की जरा पागल है, ऐसी हरकतें करती रहती है, पर दोस्तों वो अपना मुंह बंद ही नहीं करती। इतने में वो उसको उठाकर बाहर लेकर जाते हैं। यहाँ बेचारी ली की भी बहुत इंसल्ट हो जाती है। मीटिंग के बाद वो मोजो से कहता है कि इस लड़की ने ना मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से मैंने इन्वेस्टर्स को मैनेज किया। वो लिफ्ट के पास जाते हैं लेकिन लिफ्ट के अंदर सिंडी होती है दोस्तों। अब ली तो उससे पूरी तरह तंग आ जाता है और जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंच जाता है। वो चिढ़कर पूछता है कि ये सिंडी ऐसा कर क्यों रही है। तब ग्रे उसको एक फैक्स ला कर देता है, लेकिन वो भी सिंडी का भेजा हुआ डेटिंग लेटर होता है। लेकिन गुस्से का ठिकाना नहीं होता दोस्तों, ये देखकर वो और बौखला जाता है। तब मोजो उसको सुझाव देता है कि तुम उसके साथ एक बार डेट पे जाकर तो देखो, जब उसे तुम्हारा असली कैरेक्टर का पता चलेगा तो वो अपने आप तुमसे दूर भाग जाएगी। और दोस्तों सिंडी ली को डिनर भी नहीं करने देती और बार बार डेटिंग की बातें करती है। तो ली कहता है कि ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से नहीं, उसका मैं शेड्यूल बनाऊंगा। वो बड़ी खुश हो जाती है कि आखिर ये डेट के लिए मान ही गया। दूसरी ओर जिना उसी स्पॉट पर जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ उसने आखिरी बार ली को देखा था दोस्तों। जॉन तो उसको लाख समझाता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, चैंग मर चुका है। दोस्तों चैंग मतलब ली, तुमने जरूर किसी और को देखा होगा। और ये सारी चीजें दोस्तों दूर से एंड्रयू देख रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है। अब वो जॉन को अलग में ले जाकर साफ साफ कह देता है कि जिना ने चैंग को ही देखा था वो जिंदा है। और ये जानकर तो जॉन की आंखें बड़ी हो जाती है, क्या तुम क्या कह रहे हो ये। वो कहता है कि हाँ वो जिंदा है, लेकिन फिलहाल तुम जिना को कुछ मत बताना, वक्त आने पर मैं खुद उसे बता दूंगा। चलिए दोस्तों वहाँ दूसरी ओर किमी को दिखाते हैं जो डिस्चार्ज हो गई है और पति पत्नी मीडिया को पट्टी पढ़ाते हैं कि जनता चाहे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, पर हम जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। ये सारी चीजें टीवी पर देखकर ली अपनी टीम से कहता है कि इस वायरस को कैसे भी करके हमें रोकना होगा, वरना ये मेयर इलेक्शन में जीत गया तो पूरे शहर में गंदगी फैल जाएगी। इसीलिए तो पैनी भी जेजे के साथ रहकर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मोजो को दे रही है। जेजे बार में ड्रिंक कर रहा होता है तो वो ठान लेता है कि अब मुझे मेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बस वो लीस में टांग ना अड़ाए। इतने में पैनी आकर अपनी शादी दिखाती है और कहती है मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। जेजे बॉडीगार्ड को बाहर भेज देता है और फिर पैनी जेजे से कहती है क्या आप जानते हैं कि आपके ससुर यानी नेल अपना इलेक्शन कैसे जीते थे। नहीं ना दोस्तों, यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि असल में नेल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को टारगेट करता था और उन्हें स्पेशल गिफ्ट्स वगैरह देकर उनका सपोर्ट जीत लेता था। वो कहता था कि अगर आपने मेरा ये गिफ्ट स्वीकार कर दिया और मुझे सपोर्ट किया तो मैं आपको $2 मिलियन दूंगा। और प्रेसिडेंट पैनी कहती है कि सोचिए अगर आप भी वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो जरूर जीत जाएंगे।
जेजे को न सिर्फ दोस्तों ये आइडिया बढ़िया लगता है, बल्कि उसे विश्वास भी हो जाता है कि पैनी उसकी भलाई के लिए इतना कुछ कर रही है। दूसरी ओर सिंडी डेट के लिए सज धज कर मस्त ली से मिलती है और पूछती है, तुम मुझे किस रेस्टोरेंट में लेकर जाने वाले हो, बताओ जरा। ली भी कहता है कि एक स्पेशल जगह है, तुम चलो तो सही। ना चाहते हुए भी ली इस डेट पर चला जाता है दोस्तों, एंड सिंडी भी बड़ी खुश होकर उसके पीछे जाती है। लेकिन ली उसको एक बहुत ही मामूली रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। सिंडी का मुंह तो देखने लायक था दोस्तों, बड़े गुस्से में देख रही होती है उसको। ली भी कहता है कि देखो ये जगह तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम अभी जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहती है, मैंने ऐसा कब कहा है, ये जगह बहुत ही बढ़िया है, खाना भी टेस्टी होगा यहाँ पर क्या करो, मुझे भूख ही नहीं है। ये कहकर वो खाने से मना कर देती है। तो खाने का तो इनका प्लान कैंसिल हो गया। तो ली कहता है कि चलो मूवी चलते हैं, मूवी देखने। तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है वैसे? वो भी कह देती है, मुझे एक्शन थ्रिलर पसंद है। एक्शन थ्रिलर तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो एक आर्ट फिल्म के लिए टिकट बुक करके रखी हुई है। अगर तुम्हें वो जॉनरा पसंद नहीं है तो तुम घर जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो, आर्ट तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बस दोस्तों, इस तरह मजबूरी में अब सिंडी को ली के साथ जाना पड़ता है और अगले सीन में दोनों होते हैं थिएटर में। सिंडी कहती है, दोस्तों थोड़े रोमांटिक अंदाज में, क्या तुम मुझे यहाँ पर प्रपोज करने वाले हो? हैं? ली को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, वो आराम से सोने लग जाता है। सिंडी भी चौंक जाती है कि अरे तुम सो क्यों रहे हो? वो कहता है, इसीलिए क्योंकि मैंने मूवी पहले भी देखी है और जब मूवी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मुझे उठा देना, समझी? अरे यार, ये सोने के लिए मुझे डेट पर लेकर आया था क्या? ये सोचकर वो भी सोने लग जाती है दोस्तों। और अचानक ली के हंसने की आवाज आती है तो वो जाग जाती है और वो भी हंसने लगती है। ली तो उसका मुंह बंद करवा कर कहता है, तुम हंस क्यों रही हो? मूवी में हीरो अभी अभी मरा है। बाकी लोग भी सिंडी पर चिल्लाते हैं कि ये कौन है जो पागलों की तरह गलत मोमेंट पे हंस रही है। दोस्तों, इस तरह इनका यहाँ पर एंड होता है और सिंडी पूछती है कि नेक्स्ट अब कहाँ चलेंगे? ली कहता है, चलो किसी अच्छे बार में चलते हैं। वो कहती, वैसे मैं ज्यादा ड्रिंक तो नहीं करती, लेकिन बाहर का माहौल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं चलने को तैयार हूँ। लेकिन ली इस बार भी दोस्तों उसको एक लोकल बार में लेकर जाता है। सिंडी का चेहरा यहाँ भी देखने लायक था। ली कहता है कि यहाँ पर सॉज नाम का एक फेमस ड्रिंक मिलता है, पियोगी क्या उसको? और कोई रास्ता न पाकर उसको मानना ही पड़ता है और ली एक छोटे ग्लास में ड्रिंक परोसता है। पर वो कहती है, मुझे बड़े ग्लास में दो ना। लेकिन ली यहाँ पर भी उसको परेशान करने के लिए कहता है, तुमने कुछ खाया नहीं और इसको तुम बिना खाए ज्यादा पियोगी तो तुम्हें कुछ हो सकता है, इसका भी तो ध्यान रखना है। और अब वो भी अपने एटीट्यूड में कहती है, क्या बात कर रहे हो, मैं तो रॉ पी जाती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, डरो मत, बड़े बड़े ग्लास में दे दो। ली भी दोस्तों उसको बड़ा ग्लास देता है और वो एक एक कप में पूरा ग्लास पी जाती है। और फिर क्या था भाई, नशा तो होना ही था, नशे में बड़बड़ाती रहती है फालतू चीजें। ली कहता है, तुम रुको, मैं जरा बिल भर कर आता हूँ। उसके जाने के बाद सिंडी को उसका असिस्टेंट कॉल करके पूछता है, मैम आप ठीक तो है ना? वो कहती है, मैंने पी रखी है। अरे मैडम, आपको तो पीना मना है ना। सिंडी कॉल ही काट देती है दोस्तों। एंड वहाँ मोजो असिस्टेंट से पूछता है कि सिंडी का पीना मना क्यों है, ये बताओ। असिस्टेंट कहता है कि सर आप नहीं जानते, वो पीकर क्या हंगामा खड़ा कर देती है आपको पता है। पहले तो वो गालियां देने लगती है एंड दोस्तों अब बार में दिखाते हैं कि वो सब पर गालियों की बौछार कर रही है। वो सभी लोग भड़क जाते हैं तो ली उनको शांत करता है कि ये ऐसी है। यहाँ असिस्टेंट मोजो को बताता है कि तुम्हें पता है उसके बाद वो क्या करती है। उसके बाद वो हर किसी को काटने लगती है। एक बार तो उसने अपने पैट को ही काट दिया था। एंड वहाँ भी दिखाते हैं तो ली उसको उठाकर लेकर जाता है तो वो ली का कान काट देती है। ली बेचारा उसको नीचे उतार कर अपने कान को सहलाने लगता है। अब यहाँ असिस्टेंट कहता है उसके बाद सर पता है क्या, आखिरी में वो रोना शुरू कर देती है। एंड दोस्तों वहाँ सिंडी जोर जोर से रोती है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब नफरत करते हैं मुझसे, मुझ में कमी क्या है, क्या मैं समझदार नहीं हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना। ये कहकर वो ली से लिपट लिपट कर और ज्यादा रोने लग जाती है। लेकिन भी समझ में नहीं आता कि इसको चुप कैसे कराऊं। दूसरी ओर दोस्तों चेयरमैन की वाइफ ने चेयरमैन के जो टैबलेट्स बदल दिए थे ना, अरे आपको याद है ना टैबलेट्स के बारे में, वो टैबलेट्स खत्म हो गए थे और चेयरमैन असली टैबलेट्स खरीद चुका था। उन्हें लेने की वजह से उसकी सेहत बिल्कुल ठीक हो रही थी। लेकिन चेयरमैन की वाइफ फिर उनकी जगह पर वो खतरनाक टैबलेट्स रख देती है जिनसे चेयरमैन की तबीयत खराब हुई थी। यहाँ नाथन का असिस्टेंट कहता है कि मैडम ये ठीक नहीं है, अगर चेयरमैन की जान को खतरा हुआ तो तब क्या होगा। पर वो कहती है अरे तुम उसकी फिक्र मत करो और हाँ इस बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। अगले सीन में दोस्तों नाथन घर आता है और माँ से कहता है कि मेरा एक भी प्लान सफल नहीं हुआ माँ, लगता है एंड्रयू मुझे डोडो ग्रुप से निकाल कर रहेगा। और उसकी माँ कहती है बेटा तुम घबराओ मत, पापा की तबीयत फिर से खराब हो रही है, क्या करें, उसके बाद तुम ही हो जो इस कंपनी के चेयरमैन बनोगे, पर हाँ उससे पहले तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। कहकर वो कुछ लड़कियों की फोटोज उसे देती है। पर नाथन को सिर्फ जिना का ख्याल आता है दोस्तों, लगता है ये भी जिना को पसंद करने लग गया है। एक लड़की को 3-3 लोग पसंद कर रहे हैं, क्या होगा। दूसरी ओर एंड्रयू जिना को लेकर चेयरमैन के घर पर आ रहा होता है क्योंकि चेयरमैन ने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए एक लॉयर मांगा था और जिना यहाँ पर लॉयर बनकर आई है। जिना एंड्रयू को कहती है मैंने ली को देखा था। एंड्रयू कहते हैं ली को देखा था, क्या तुम अभी भी उसको मिस करती हो। पर तभी वो कहती है चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब चेयरमैन के घर के आगे आकर एंड्रयू कहता है मुझे अंदर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए तुम जाओ क्योंकि तुम डोडो ग्रुप की लीगल एडवाइजर हो। चेयरमैन जो कहेंगे उसके हिसाब से तुम्हें काम करना होगा। पर दोस्तों
दोस्तों चेयरमैन पीए के साथ बाहर वॉकिंग कर रहा होता है। वो ठीक से चल नहीं पाता तो पीए ने उसको पकड़ के रखा होता है, पर एंड्रयू को देखकर वो पीए का हाथ छुड़ाकर चलने लगता है कि मेरा बेटा मुझे इस हाल में देखेगा तो परेशान हो जाएगा। वो एंड्रयू से पूछता है कि बेटा तो क्या यही अपनी कंपनी की नई लीगल एडवाइजर है, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन 2 कदम रखते ही वो चल नहीं पाता और गिर जाता है। दोस्तों एंड्रयू पूछता है कि पापा आपको क्या हुआ, पर वो कहता है कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रयू जान जाता है दोस्तों कि चेयरमैन की तबीयत खराब है। वो कहता है कि पापा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बेटा तुम पहले से कितनी मुश्किलें झेल रहे हो, ऊपर से डोडो ग्रुप के लिए तुमने दिन रात एक कर दिया है, इसलिए मैं अपना बोझ तुम पर नहीं डालना चाहता था। वो भी कहता है कि पापा प्लीज ऐसा मत कहिए, आप कभी मेरे लिए बोझ नहीं होंगे, मेरे लिए तो आपकी सेहत सबसे जरूरी है। चेयरमैन बहुत खुश हो जाता है कि उसका बेटा कितना काम का है, जिसकी उसको इतनी फिक्र है। बेटा अब तुम ऑफिस जाओ, मैं ठीक हूँ, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें फोन करूंगा। एंड्रयू भी जिना से कह देता है कि तुम पापा के साथ रहना, उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसका इंतजाम करवा देना। कहकर वो चला जाता है। घर आकर जिना चेयरमैन की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को देख रही होती है। चेयरमैन कहता है कि जो प्रॉपर्टीज मेरी वाइफ और नाथन के नाम पे है उनमें थोड़ा चेंज करना होगा। इतने में पी आ जाता है और कहता है सर खाना तैयार है। जिना पूछती है अच्छा तो क्या आप खाना बना कर देते हैं चेयरमैन को। अब चेयरमैन पीए को डांटता है कि यही वक्त मिला था क्या तुम्हें आने का, इस बच्ची के सामने मेरी इंसल्ट कर दी तुमने, मुझे भूख नहीं है, अभी जाओ, मुझे तो पज्जू खाने का मन कर रहा है। जिना पूछती है क्या आप अभी पज्जू खाना चाहते हैं। बेटी तुम बेकार में लालच मत दिलाओ, उस दिन मेरी वाइफ ने जो पज्जुक बनाया था उसका टेस्ट अभी भी मेरे मुंह में है, उसके जैसा टेस्टी पज्जुक तो मैंने कभी नहीं खाया और ना ही कोई बना सकता है, पर क्या करूं, वो तो मुझे खाना बनाकर देने से नहीं। जिना कहती है अगर आप थोड़ी देर मुझे अपना किचन यूज करने देंगे तो मैं बना सकती हूँ आपके लिए। चेयरमैन कहता है अरे नहीं तुम वो सब मत करो, तुम्हारा काम वो थोड़ी है। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे भी एंड्रयू ने कहा है कि मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूं। ये कहकर जिना किचन में जाकर पज्जुक बनाने लग जाती है और चेयरमैन को देती है। चेयरमैन कहता है कि बेटी अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगा ना तो मैं साफ साफ बता दूंगा और उसके बाद मैं और नहीं खाऊंगा, याद रखना। जिना भी कहती कोई बात नहीं सर, आप टेस्ट तो कीजिए बस। वो भी थोड़ा सा टेस्ट करता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है, कहता है बहुत बढ़िया बनाया तुमने। इतने में चेयरमैन की वाइफ आ जाती है और पज्जू को देखकर पूछती है ये किसने बनाया, तुमने, तुम डोडो ग्रुप की लीगल एडवाइजर हो या बावर्ची हो। चेयरमैन तो भड़क जाता है कि ये मेरे काम से यहाँ पर आई है इसलिए तुम इसमें दखल मत दो। चेयरमैन की वाइफ कहती है कि मेरे पति को सिर्फ मेरा बनाया हुआ पज्जू अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ चेयरमैन उसकी धज्जियां उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा डिश ना कुछ भी नहीं है इसके सामने जो जिना ने अभी बनाया। और दोस्तों वो भी कहती है जरा टेस्ट करके देखो, तो जैसे ही खाती है तो मंत्र मुग्ध हो जाती है। नाथन कहता है कि मम्मी आपसे अच्छा पज्जू और कोई बना ही नहीं सकता। कहकर वो भी टेस्ट करता है और टेस्ट करते कहता है कि वाह मम्मी कितना यम्मी है, आपसे भी अच्छा। उसकी माँ उसे घूरती है और कहता है कि अरे मम्मी ये भी कोई पज्जू अच्छी, आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। फिर दोस्तों नाथन जिना को एक कमरे में लेकर जाता है और एकदम से पूछ लेता है कि मेरी माँ मेरे लिए लड़की देख रही है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शादी, पागल हो गया हो क्या तुम, छोड़ो मेरा हाथ। नाथन कहता है याद रखो तुमने मुझे 2 बार घायल किया है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम मुझे समझती क्यों नहीं। जिना कह देती है देखो मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और दोस्तों ये कहकर वो चली भी जाती है। नाथन तो उदास हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। दूसरी ओर पैनी को दिखाते हैं जो जेजे को एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की फोटो दिखाकर कहती है ये हमारा पहला टारगेट है, इसे हम एक फ्लावर वेस गिफ्ट करेंगे जिसकी कीमत सिर्फ $10 की होगी। अगर उसने वो गिफ्ट स्वीकार कर लिया तो हम उसको एक मोटी रकम देकर अपनी ओर खींच लेंगे, इस तरह हम पुलिस में भी नहीं फंसेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। जेजे को ये प्लान बहुत ही बढ़िया लगता है। अब उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिखाते हैं जिसके लिए पैनी ने एक फ्लावर बेस भिजवा दिया था। तब पैनी उसे कॉल करके कहती है कि सर मैं एक रिपोर्टर हूँ और आपका इंटरव्यू चाहती हूँ। वो कहता है कि मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, तब तक तुम्हें खत्म करना होगा इंटरव्यू। वो भी कह देती है कि ठीक है एंड वो भी पैनी से मिलने जाता है दोस्तों। पर वहाँ जेजे को देखकर वो गुस्सा हो जाता है कि तुम भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हो तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने। पैनी यहाँ से दोस्तों कुछ देर के लिए बाहर चले जाती है तो जेजे उससे कहता है कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर खड़े रहोगे तो वोट का बंटवारा हो जाएगा और ना आप जीतेंगे और ना मैं, पर अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि तुम मुझे कभी खरीद नहीं सकते। जेजे अपनी चाल चलता है यहाँ पर और कहता है मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, पर वो नहीं मानता। तो जेजे कहता है कि 2 मिलियन या फिर 2.5 मिलियन कैसा रहेगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इनकार कर देता है साफ साफ। जेजे कहता है कि मैंने तुम्हें जो गिफ्ट भेजा था उसकी कीमत 2.5 मिलियन है, उसे तुम रख लो और आज शाम 4 बजे अपना फैसला बता देना। यहाँ वो फिर भड़क जाता है कि मुझे रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो क्या, देखो मुझे खरीदने की कोशिश मत करो वरना देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो तुरंत चला जाता है दोस्तों ये कहकर और अपने ऑफिस में जाकर उस वेस को देखता है। वो उसकी फोटो खींचता है और पुलिस में कंप्लेंट करने का फैसला करता है। लेकिन तब जेजे उसको कॉल करके कहता है दोबारा कि असल में उस वेस की कीमत सिर्फ $10 है, अगर तुम उसको ले जाकर एक आदमी को दोगे तब वो तुम्हें 2.5 मिलियन देगा और हाँ उस वेस के साथ तुम पुलिस स्टेशन जाकर मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। चलो आधे घंटे में अपना फैसला बता दो। उस इंडिपेंडेंट
कैंडिडेट को बहुत गुस्सा आता है कि अब तो मैं जेजे के खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, क्या करूं इसको। गुस्से में वो उस वेस को तोड़ देता है और लगता है ये जेजे के साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन कुछ देर में वो जेजे को कॉल करता है तो जेजे पूछता है कि क्या फैसला हुआ तुम्हारा। वो कहता है कि मैंने तुम्हारा वेस तोड़ दिया है। ओह कोई बात नहीं, पर नुकसान तुम्हारा होगा, याद रखना। अब दोस्तों वो कैंडिडेट कहता है मैंने जल्दबाजी में वेस तोड़ दिया, क्या तुम मुझे दूसरा भिजवा सकते हो। जेजे खुश हो जाता है ये सुनकर कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उसने अपनी तरफ खींच लिया है। दूसरी ओर दोस्तों जिना हर जगह ली की फोटो वाला नोटिस दे रही होती है कि अगर किसी ने इसको देखा तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। जिना को देखकर एंड्रयू को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो हिम्मत करके दोस्तों एक फैसला लेता है। वो ली को कॉल करके कहता है कि शाम को 7 बजे तुम डोडो ग्रुप के कॉफी शॉप में मुझसे मिलना। ली पूछता है कोई बिजनेस मीटिंग है क्या। एंड्रयू कहता है नहीं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम प्लीज जरूर आना, कहकर वो कॉल काट देता है। फिर वो कार से निकलकर जिना के पास जाता है और कहता है आज शाम को 7 बजे डोडो ग्रुप कॉफी शॉप में मिस्टर के साथ हमारी मीटिंग है और लीगल एडवाइजर के तौर पर तुम्हें भी वहाँ पर आना होगा। जिना कहती ठीक है। एंड्रयू वहाँ से चला जाता है लेकिन वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो जिना से कभी अलग नहीं होना चाहता था। दूसरी ओर दिखाते हैं सिंडी को, लिफ्ट के लिए वो वेट कर रही होती है एंड जब लिफ्ट आता है तो अंदर ली होता है और पूछता है आज भी बाहर चलोगी क्या। वो शर्म के मारे वहाँ से भाग जाती क्योंकि उस दिन शराब के नशे में उसने जो नाटक किया था वो सब उसको याद आ जाता है। और दोस्तों यही तो ली चाहता था, मतलब उसका प्लान यही था उसे छुटकारा पाने के लिए। वो डोडो ग्रुप कॉफी शॉप के लिए निकलता है। जिना भी वहाँ पर आ जाती है। एंड्रयू को वो कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। मैं तो आ गई हूँ। एंड्रयू को उस दूर पर खड़ा होता है लेकिन कहता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो मिस्टर के साथ बात कर लेना, तब मैं आ जाऊंगा। जिना भी अंदर जाती है तो जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया होगा वो ली से टकरा जाती है। ली को देखते ही वो हो जाती है शॉक कि ली मैं जानती थी तुम जिंदा जरूर हो, कहकर वो उसको गले लगा लेती है। ली की कुछ समझ में नहीं आता और वो जिना को थोड़ा दूर हटाकर पूछता है तुम मेरा ये नाम कैसे जानती हो। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जिना ने ली को देख लिया और उसे उसका नया नाम यानी उसे चैंग ना कहकर उसे ली कहा। तो ली तो चौंक गया था कि तुम मेरा असली नाम कैसे जानती हो। ली को तो जिना के बारे में कुछ याद ही नहीं है दोस्तों, इसलिए वो चौंक कर पूछता है एंड जिना भी हैरान रह जाती है कि ये ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो इस पार्ट की शुरुआत में वो पूछती है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं जिना हूँ। बस दोस्तों अब ली को सब कुछ याद आने लग जाता है कि वो किस तरह पहली बार मरने से बच गया था और फिर जिना से मिला और आखिर में दोनों गले मिले थे। ली ने जिना को किस भी किया था, तब तक की सारी बातें उसको याद आती हैं। पर दोस्तों जब उसे ये सब कुछ याद आता है तो आप तो जानते ही हैं उसे क्या होता है, बेचारा सर दर्द से तड़पता रहता है। इतने में मोजू वहाँ पर आ जाता है और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तब ग्रे जिना को बताता है कि ली के सर में एक बुलेट है जिसे डॉक्टर्स निकाल नहीं पाए। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल गया है, लेकिन जब उसे वो सब याद आता है तो उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है। जिना चौंक जाती है कि ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन एक बात बताओ, उस बुलेट को सर्जरी से नहीं निकाला जा सकता क्या। ग्रे कहता है कि नहीं, अगर उसे निकाला तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। ये सुनकर जिना बहुत परेशान हो जाती है। मोजू कहता है कि ली का इलाज करवाने के लिए हमने हिप्नोटिस्ट को बुलाया है, शायद वह इसका कोई और हल बता सकेगा। दूसरी ओर दोस्तों जेजे पैनी के साथ मजे से ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि पैनी के बताए हुए आइडिया से जेजे उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपने पक्ष में करने में सफल हो गया था। एंड तब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कॉल करके कहता है मुझे आपका दूसरा फ्लावर वेस मिल गया, अब बताइए मुझे क्या करना होगा। जेजे कहता है कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ अपना नॉमिनेशन वापस लेना होगा और प्रेस को बताना होगा कि आप मेरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। वो कहता है ठीक है, लेकिन वो 2.5 मिलियन जो आप देने का वादा किए थे उसका क्या। जेजे कहता है कि फिक्र मत करो, जैसे तुम प्रेस मीट करोगे तो मेरा आदमी तुम्हें कांटेक्ट करेगा जो तुम्हें 2.5 मिलियन देगा। जेजे बड़ा खुश हो जाता है दोस्तों कि काम हो गया। बहन यहाँ जेजे को खूब पिलाती है पर जेजे नहीं जानता कि वो उसे धोखा दे रही है। लेकिन जेजे का बॉडीगार्ड जो उसका वफादार है दोस्तों, वो ये सारी चीजें देखकर बहुत गुस्सा होता है कि उसका बॉस इस तरह उल्लू बन रहा है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। तब दोस्तों उसे किमी कॉल करती है तो पैनी जेजे से कहती है क्या तुम मुझे छोड़कर उससे मिलने जा रहे हो। बस दोस्तों जेजे उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि अरे उसे मारो गोली, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है, कहकर वो फोन को म्यूट कर देता है। वहाँ किमी परेशान होती है कि जेजे उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा। नील कहता है कि बेटी जेजे गलत दिशा में जा रहा है, तुम उसे अपने काबू में रखो। पर किमी कहती है कि वो ऐसा नहीं है पापा, आप खामखा उस पर शक कर रहे हैं। नील भी कहता है कि मुझे जो लगा मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी बेटी। दूसरी ओर पैनी और जेजे कार में होते हैं। पैनी जानबूझकर दोस्तों जेजे से लिपट रही होती है और जेजे भी उसे मना नहीं करता। ये सारी चीजें देखकर बॉडीगार्ड चिढ़कर कहता है कि जरा दूर बैठो, मेरे बॉस से चिपक क्यों रही हो। वो भी कहती है कि तुम तो चुप रहो, मैं तो जेजे के पास ही रहूंगी, बताओ क्या कर लोगे। बॉडीगार्ड दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह चिढ़ जाता है। फिर वो जेजे को घर लेकर आता है। किमी यहाँ पूछती है तुम कहाँ चले गए थे, मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने। वो कहता है कि जानम आज मैंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है और मैं खुशी से पागल हो रहा था, इसलिए कुछ ज्यादा ही पी ली मैंने। बॉडीगार्ड दोस्तों उसे उसके कमरे में लेकर जाता है। पैनी कहती है तो फिर मैं भी चलती हूँ घर। लेकिन किमी उसे रोककर पूछती है कि तुमने इतनी पी क्यों रखी है, तुम किसके साथ पी रही थी वैसे। तब बॉडीगार्ड बताता है कि पैनी के कुछ दोस्त आए थे, उसने उन्हीं के साथ मिलकर ड्रिंक किया। ये सुनकर किमी भी चली जाती है। पैनी तब बॉडीगार्ड को कहती है कि थैंक्स यार मुझे बचाने के लिए। बॉडीगार्ड कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने अपने बॉस के परिवार को टूटने से बचाया है और आइंदा ना उनके साथ इतना चिपकने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरा होगा, सुन लो। कमरे में जाकर दोस्तों किमी जेजे का कोट
उतारती है तो उसके शर्ट पर किसी के लिप्स का निशान होता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाती है कि ये करके क्या आ गया आज। वहाँ ही प्रोटेस्ट आ जाता है और जिना से कहता है कि हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी यादें उसकी मेमोरी से मिटाई थी, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारे बारे में सब याद आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वो तुमसे बेहद प्यार करता था, लेकिन अब अगर तुम्हारी याद को उसके दिमाग से पूरी तरह नहीं मिटाया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जिना बहुत दुखी होती है, लेकिन कहती है अगर ली की जान को खतरा है तो आप जरा भी मत सोचिए और उसके दिमाग से मेरी हर याद को पूरी तरह से मिटा दीजिए। अब आगे दिखाते हैं तो ली की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और डॉक्टर पूछता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हें क्या दिख रहा है। ली कहता है कि मैं, जिना और उसका भाई एक घर में है, हम बड़े खुश हैं। तो अब हिप्नोटिस्ट उन सारी यादों को जड़ से मिटा देता है। अपने अंतर मन में ली उस घर में जिना को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखती। मतलब दोस्तों, जिना की यादें पूरी तरह से मिटा दी गई हैं। जिना बहुत रोती है और ट्रीटमेंट के बाद वो ली के पास जाकर कहती है मुझे याद करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे दिमाग पर बोझ नहीं बनूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। कहकर वो ली को किस करके वहाँ से चली जाती है। बाहर एंड्रयू खड़ा होता है तो जिना कहती मुझे थोड़ी देर प्लीज अकेला छोड़ दो। कहकर वो चलने लगती है, पर एंड्रयू उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता और उसके पीछे चलने लग जाता है। वो भी जिना का दुख समझ चुका था दोस्तों। अगले दिन वो जिना के घर जाकर उसे जेजे के फाइल्स दिखाकर कहता है इसमें जेजे की सारी एक्टिविटीज की डिटेल्स है। जेजे के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई में ये जरूर काम आएगा, इसे रख लो। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर कितना दुख भरा पड़ा है, लेकिन तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती, वो भी ठीक है, और ऐसा मत करो। तुम्हारे मन में जो दुख है ना, वो अगर तुम शेयर कर दोगी तो शायद तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा। लेकिन जिना कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। दोस्तों, वहाँ चेयरमैन पीए से कहता है कि एंड्रयू की जल्दी शादी करवानी पड़ेगी, उसके बाद जब शेयर होल्डर्स मीटिंग होगी तो हमारा पक्ष स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब चेयरमैन की वाइफ नाथन और सिंडी से कहती है कि शेयर होल्डर्स मीटिंग से पहले तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी, तभी डोडो ग्रुप हमारे हाथ में रहेगा। नाथन कहता है कि आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती है। लगता है दोस्तों नाथन की शादी हो चुकी थी और डाइवोर्स भी हो गया था। चलिए देखते हैं कहानी में आगे इसके बारे में क्या बताया गया है। फिर चेयरमैन की वाइफ सिंडी से कहती है कि तुम तो शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करती हूँ। वो कहती है इतनी जल्दी शादी? नहीं मम्मी, मुझसे नहीं होगा। ये कहकर वो भाग जाती है और सीधे होटल में जाती है जहाँ दोस्तों ली रहता है। पर वो उस दिन की घटना के बाद ली से नजर नहीं मिलाना चाहती और उससे छुप जाती है। लेकिन जब वो मुड़ती है तो ली उसके सामने खड़ा होता है। वो पूछता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती। ली कहता है कि नहीं, जरूर कोई बात है, तुम छुपा रही हो। वो कहती है कि हम दोनों अभी भी डेट कर रहे हैं ना। ली गुस्सा हो जाता है कि डेट पर तुमने मेरा क्या हाल कर दिया था, भूल गई क्या? फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दोस्तों किस तरह सिंडी ने ली का कान काट दिया था और उसके सीने से लगकर ड्रामा किया था। वो उसको डांटता है कि देखो आइंदा डेट की बात तो तुम मेरे साथ करना ही मत, दूर हो जाओ, और एक और बात याद रखना, जिंदगी में फिर कभी शराब को हाथ मत लगाना। कहकर वो चला जाता है दोस्तों। एंड अब सिंडी भी चिढ़ जाती है कि तुम मुझे रिजेक्ट करोगे, हाँ देखो मैं करती क्या हूँ। कहकर वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है मम्मी आप जैंग के साथ मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स कीजिए। दूसरी ओर दोस्तों वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि मैं अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं हूँ, बल्कि मैं जेजे की पार्टी को ज्वाइन कर चुका हूँ। मैं जेजे को अपना पूरा सपोर्ट दूंगा। दूसरी ओर एंड्रयू, जॉन और जिना सोच में पड़ जाते हैं कि जेजे के जीतने के चांसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें इसके खिलाफ कोई न कोई एविडेंस को जरूर ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों ली की टीम भी टीवी पर ये सब कुछ देख रही होती है और ली पूछता है कि क्या जेजे के खिलाफ कोई सबूत मिला हमें। वो जो कहता है कि मेरी एक काबिल एजेंट इस काम पे लगी हुई है, जल्दी कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। वैसे उस सबूत को पब्लिक में पेश करने का काम करेगा कौन? ली कहता है कि वही लॉयर करेगी जो जेजे के खिलाफ पहले भी टीवी में इंटरव्यू कर चुकी है। वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है, देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर साफ पता चलता है कि ली जिना के बारे में बात तो कर रहा है, लेकिन वो जिना के बारे में सब कुछ भूल चुका है। उसे सिर्फ ये याद है कि कोई लड़की इंटरव्यू करने गई थी जेजे का टीवी पर, बाकी उसको अपने और जिना के बारे में कुछ याद नहीं, सब भूल गया है। एंड यहाँ मोजो तुरंत जिना को कॉल करके कहता है कि ली तुमसे मिलना चाहता है, तुम घबराओ मत, उसे तुम्हारे बारे में कुछ याद नहीं है। जिना कहती है अगर वो भूल चुका है तो मैं उससे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पर दोस्तों मन ही मन से वो बहुत टूट चुकी होती है, तो वो ली से मिलने चाहती है। पर ली कैजुअली कहता है आप ही वो लॉयर है ना जिसने जेजे के खिलाफ वो प्रोग्राम किया था? मैं भी नहीं चाहता कि जेजे इलेक्शन जीते, तो क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर काम करें। दोस्तों जाने से पहले वो कहता है मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। एंड ये कहकर वो जिना के साथ शेक हैंड करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। जिना का दुख हद पार कर चुका था, लेकिन फिर भी वो ली से हाथ मिलाती है। दूसरी ओर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्लावर वेस को लेकर एक दुकान में देता है, तो दुकानदार कहता है कि इसकी कीमत 2.5 मिलियन है। आप एक काम करिए, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें लिख कर जाइए और उसके बाद हमारा आदमी आपको कॉन्टैक्ट करेगा। वो भी दोस्तों डिटेल्स को लिख कर चला जाता है। असल में ये सेटिंग पैनी के आइडिया के मुताबिक जेजे कर रहा है। जब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चला जाता है तो मोजो वहाँ पर आता है और उस आदमी से कहता है कि तुम ये पैसे रख लो और उस वेस को तोड़ डालो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये तुम्हारे पास है, इसके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अगर तुमसे कोई सवाल भी करे तो कह देना कि तुम कुछ नहीं जानते, इस तरह तुम पुलिस में भी नहीं फंसोगे। दूसरी ओर दोस्तों बॉडीगार्ड जेजे से कहता है कि उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने हमारी दुकान में वो फ्लावर वेस दे दिया है, अब हमें उसे 2.5 मिलियन देना होगा। तब जेजे बॉडीगार्ड को इशारा करता है और वो एक बॉक्स टेबल पर रखता है जिसमें 2.5 मिलियन का बॉन्ड पेपर है। जेजे पैनी से कहता है कि तुम खुद ही जाकर उस दुकान वाले को एक
बॉक्स दे दो, वो उस कैंडिडेट को पैसे पहुंचा देगा। पेनी भी बॉक्स लेकर चली जाती है, पर जेजे अपने बॉडीगार्ड को उस पर नजर रखने के लिए उसके पीछे भेज देता है। मतलब दोस्तों जेजे को अब भी पेनी पर पूरा विश्वास नहीं हुआ है, और इस बात से बेखबर पेनी तुरंत मोजो को कॉल करके कहती है पैसे हाथ आ गए हैं, मैं तुमसे बाहर मिलने आ रही हूँ। कहकर वो मोजो से मिलने कार में निकलती है, पर मोजो वहीं पे होता है और पेनी को निकलते देखकर उसका पीछा करने वाला होता है कि तभी वो बॉडीगार्ड को पेनी के पीछे जाते हुए देख लेता है। एंड यहाँ मोजो को पता चल जाता है कि जेजे को पेनी पर अभी पूरा विश्वास हुआ ही नहीं। वो तुरंत पेनी को कॉल करके कहता है कि तुम कहीं मत मुड़ना, सीधे उस दुकान में जाकर रुकना, तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड लगा हुआ है। ओह, ये सुनकर पेनी चौंक जाती है और जैसे जेजे ने कहा था वो सीधे उस दुकान में जाकर बॉक्स दे देती है और उस आदमी से कहती है कि आप फिलहाल कुछ मत कहना, कुछ देर में इस बॉक्स को लेने मोजो आ जाएगा, आप उसको ये बॉक्स दे दीजिएगा। दूर से दोस्तों बॉडीगार्ड ये देख रहा होता है, पर उसे ये नहीं पता कि पेनी ने दुकान वाले से क्या कहा। एंड वो जेजे को कॉल करके कहता है कि पैसे दुकान में पहुंच चुके हैं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहकर वो चला जाता है। एंड फिर होती है मोजो की एंट्री, जो दुकानदार से वो बॉक्स लेकर चला जाता है। वो सीधे उस कैंडिडेट से मिलने जाता है। कैंडिडेट को लगता है कि ये जेजे का भेजा हुआ आदमी है। मोजो भी पूछता है कि जेजे ने आपको कितना अमाउंट देने का वादा किया था। वो कहता है कि 2.5 मिलियन, और मोजो चौंक कर कहता है कि लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 मिलियन है, बॉस ने यही देने को कहा था। वो भड़क जाता है कि ये तो धोखा हुआ। मोजो कहता है कि देखिए वो तो मैं नहीं जानता, आप खुद गिनकर देख लीजिए, कहकर वो उस बॉक्स को उसको देखकर बाहर आ जाता है। और जब वो गिनता है तो ठीक 2.5 मिलियन होते हैं। मोजो कहता है कि सॉरी सर, शायद मुझे गिनने में गलती हो गई, वैसे इतने पैसों का आप करने क्या वाले हैं। तो तब वो कैंडिडेट कहता है कि एकाएक इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता, वरना पुलिस को शक होगा, इसलिए मैं इसको सेफ डिपॉजिट में रखने वाला हूँ, कहकर वो बॉक्स लेकर चला जाता है। एंड तब मोजो वहाँ छुपा हुआ रिकॉर्डर निकालता है, और इससे ये लोग साबित कर पाएंगे कि जेजे ने कैंडिडेट को रिश्वत देकर अपनी पार्टी में शामिल किया। अब यहाँ ली कहता है कि ये तुमने अच्छा काम किया है, अब इलेक्शन के ठीक 2 दिन पहले हम इस प्रूफ को रिलीज करेंगे और फिर देखना जेजे का काम तमाम। दूसरी ओर दोस्तों एंड्रयू, चेयरमैन, उसका पीए और जिना एक रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं। चेयरमैन एंड्रयू को एक लड़की की फोटो दिखाकर कहता है कि शेयर होल्डर्स मीटिंग में पहले तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है। एंड्रयू कहता है कि पापा अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, पर चेयरमैन नहीं मानता दोस्तों, और उठकर बाथरूम जाता है। बेचारा वहीं गिर पड़ जाता है, उसे फिर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पीए भी बहुत घबराया हुआ होता है कि कुछ दिनों में इनकी हालत और खराब हो गई है, पता नहीं क्या होगा। बीच में तो अच्छी सेहत बन रही थी, लेकिन फिर अचानक तबीयत खराब होने लग गई, पता नहीं क्या। एंड तब चेयरमैन को उसकी वाइफ कॉल करती है, लेकिन एंड्रयू फोन उठाता है तो वो पूछती है उनका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। एंड्रयू कहता है कि हम सब एक रेस्टोरेंट में हैं। एंड वो बड़ी उत्सुक होकर पूछती है कि कहीं वो बेहोश तो नहीं हुए ना अभी। बस दोस्तों एंड्रयू को इस शब्द को सुनकर शक हो जाता है और वो कहता है नहीं तो वो तो बिल्कुल ठीक है अभी। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्सेस की आवाज चेयरमैन की वाइफ सुन लेती है, और तब एंड्रयू झट से कॉल काट देता है। चेयरमैन की वाइफ ऐसे खुश हो ही जाती है कि ये दवाइयाँ सच में अपना असर दिखाने लग गई है वैसे, और लगता है वो हॉस्पिटल में ही है, ये एंड्रयू झूठ कह रहा है। और यहाँ दोस्तों हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि चेयरमैन का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो गिर पड़े। एंड्रयू कहता है कि आप एक काम करिए ना, आप मेरे पापा का फुल चेकअप कीजिए, और ये दवाइयाँ जो भी ले रहे हैं उनको लैब में देकर इसका केमिकल कंपोजिशन चेक कीजिए। डॉक्टर कहता है लेकिन ये तो खुद मैंने उनको दी थी। एंड्रयू कहता है कि मुझे आप पर शक नहीं है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप प्लीज इसको रिटेस्ट कीजिए। एंड डॉक्टर भी मान जाता है। वहाँ दोस्तों ली जिना को कॉल करके कहता है कि मुझे जेजे के खिलाफ एविडेंस मिल गया है, जिसके बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ। यहाँ नाथन को दिखाते हैं, उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि एंड्रयू ने तुम्हें पता है जेजे के कुछ फाइल्स जिना को दे दिए, जिनके बल पर ऐसा लगता है कि जेजे जेल भी जा सकता है। सुनकर नाथन बड़ा खुश होता है कि मुझे पता था जिना के लिए एंड्रयू जेजे के खिलाफ कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, और अब मैं अपना गेम शुरू करूंगा, कहकर वो सीधे जेजे के पास जाकर कह देता है कि बस कुछ दिनों के बाद है, फिर तुम उम्र भर जेल की हवा खाओगे, देख लेना। एंड वो भी चौंक जाता है कि क्या बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम जिस एंड्रयू को अपना वफादार समझ रहे थे, उसने तुम्हारे खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो सब जिना को दे दिया है। जिना फिर ली के साथ मिलकर तुम्हारा करियर और तुम्हारी जिंदगी खत्म करने जा रही है। जेजे कहता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ? अच्छा नहीं करना तो मत करो, मुझे क्या, जेल जाओगे तुम जाओगे, पर हाँ तुम्हारे पास अब भी टाइम है, तुम मुझे अपनी टीम में ले लो, मैं तुम्हारा भला ही सोचूंगा। ये कहकर दोस्तों नाथन चला जाता है। वहाँ ली और जिना की मीटिंग होती है, जिसमें ली उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि इसे ब्रॉडकास्ट करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इनकी जब डीलिंग खत्म हो जाती है तो जिना बाहर जाती है, तो जेजे का बॉडीगार्ड देख लेता है उसको और जेजे को कॉल करके बताता है कि आपका शक बिल्कुल सही निकला, जिना ली के साथ मिली हुई है और लगता है दोनों आपके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। जेजे को बहुत गुस्सा आता है कि जिस एंड्रयू को उसने अपना वफादार माना, उसने उसको धोखा दे दिया, इसकी सजा तो मैं उसको जरूर दूंगा। जेजे ये सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर बॉडीगार्ड आ जाता है और पूछता है अब आगे का प्लान क्या करना है। जेजे कहता है कि प्लान कुछ नहीं, जिना को खत्म कर डालो बस, तब एंड्रयू को पता चलेगा कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। बॉडीगार्ड शॉक हो जाता है कि आप सोच समझ कर फैसला कर रहे हैं ना। जेजे कहता है कि मुझसे आधी उम्र के लोग मेरी इतनी साल की मेहनत से बने किले को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, लेकिन मैं अब ये होने नहीं दूंगा। तुम एक काम करो, जिना को मार डालो बस। बॉडीगार्ड
गार्ड भी कहता है कि ठीक है सर, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, मैं ये काम जरूर करूंगा। दूसरी ओर जिना अपने ऑफिस में होती है और कहती है एंड्रयू मुझसे मिलने आ रहा है, मुझे जल्दी निकलना होगा। तो पार्किंग लॉट में उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि बॉडीगार्ड है। वो उसे बेहोश करके उसे कार में बिठाकर एक जगह पे लेकर जाता है जहाँ वो ऐसी सेटिंग करेगा जैसे कि जिना ने खुदकुशी कर ली है। इसी बीच एंड्रयू जिना से मिलने आ ही रहा होता है तो सिग्नल पर वो जिना की कार को देखता है एंड जब वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि जिना अंदर बेहोश है और कार कोई और चला रहा है। बस दोस्तों, एंड्रयू सेंस कर लेता है कि जिना को कोई खतरा है। इतने में जिना की कार सिग्नल से आगे बढ़ती है तो वो अपनी कार घुमाकर तेजी से जिना की कार का पीछा करता है